In the last lecture, we were doing how to settle accounts after dissolution, right? बैलेंस शीट को जीरो कैसे करने का हमने कल देखा है। बैलेंस शीट को जीरो करना क्यों जरूरी है? बिकॉज इफ यू डू नॉट डू दैट, आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो किसी को पहले पेमेंट हो जाएगा जिसको पेमेंट नहीं जाना चाहिए, किसी को पेमेंट जाना चाहिए तो उसको नहीं जाएगा, एंड सारी चीजें होंगी। अब एक एग्जांपल देखो, कल के बेसिस पे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। लेट अस अंडरस्टैंड दैट एग्जांपल। सीक्वेंस आपको याद है ना? पहले क्या करना है, लॉसेस को सेट ऑफ करो, डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल अगर फिर भी है तो उतना पैसा लेके आओ, फिर सारी एसेट्स को बेचकर एक पैसे का गट्ठा रेडी हो जाएगा, फिर उसमें से पहले आउटसाइडर को पेमेंट करेंगे, फिर पार्टनर के लोन का पेमेंट करेंगे, एंड लास्ट में अगर कुछ और भी पार्टनर के कैपिटल पे बैलेंस है उसका पेमेंट होगा, और उसके बाद भी अगर पैसा बच गया देन इट विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इज इट ओके विद एवरीवन? एग्जांपल देखो, पहले ना मतलब जब आपका सिलेबस चेंज होने के पहले इस पे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते थे, देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, लेकिन अब इसको थोड़ा इंपॉर्टेंस कम हो गया है बिकॉज देयर आर मेनी एक्ट्स व्हिच आर एडेड टू द सिलेबस। जैसे एलएलपी आ गया, कंपनीज आ गया, नेगोशिएबल आ गया। इट वाज नॉट देयर अर्लियर। अर्लियर सिर्फ 3 ही एक्ट थी आपको, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट। इतना ही लॉ का सिलेबस था, तो ये सारे एरियाज को इंपॉर्टेंस बहुत था, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, अब नहीं है तो नहीं देख लेते, लेकिन एग्जांपल तो देख ही लेता। ऐसे नहीं दिया है, X and Y were partners sharing profit and losses equally and X died. On taking partnership account, it transpired. Transpired का मतलब होता है appeared. Transpired का मतलब होता है appeared. सर ये सीधा सीधा appeared नहीं लिख सकते थे क्या? नहीं, इनको सीधा सीधा पसंद नहीं आता, इनको कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज करके वोकैबुलरी मारने की बहुत आदत है। ठीक है, कोई बात नहीं। That he मतलब X contributed rupees 6,60,000 to the capital of the firm and Y only 40,000। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन की जानकारी दी हुई। The assets amounted to rupees 2 लाख रुपीस। अभी यहां पर क्या होगा, बैलेंस शीट की फिगर्स आपको दी हुई है, बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेते हैं उनका फटाफट से। क्या क्या इंफॉर्मेशन उसके ऊपर से बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेते हैं। ये उनकी बैलेंस शीट है। क्या बोला, एसेट्स टोटल कितनी है? 2 लाख रुपीस। सर आपको कैसे मालूम टोटल 2 लाख है? उनने ही बोला, मैंने नहीं बोला। क्या लिखा है उधर? एसेट टोटल रुपीस 2 लाख। सर कितना फिक्स एसेट, क्या अपने को क्या लेना देना है? टोटल दे दिया, दे दिया, हमें उसमें अंदर इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या बोला, एक्स ने कितना कंट्रीब्यूट करा? 6,60,000। और वाई ने कितना कंट्रीब्यूट करा है कैपिटल में? मतलब टोटल कैपिटल की कितनी है? 7 लाख से कोई डाउट नहीं इसमें, राइट? अब सेटलमेंट कैसे करोगे, हाउ यू विल डू दैट, वो अगले क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज अबाउट दैट। जो क्वेश्चन में दिया उसको मैंने सिर्फ फिगर फॉर्मेट में लिख लिया। आगे क्या दिया हुआ है, इन सच सिचुएशन द डेफिशिएंसी वुड हैव टू बी शेयर्ड इक्वली बाय एक्स एंड बाय वाई एंड एक्स का स्टेट, क्योंकि एक्स तो चल बसा है तो कौन लायबल होगा? उसका प्रॉपर्टी। कितना डेफिशिएंसी है कैपिटल में? आप बोलोगे सर लेकिन बाकी की जानकारी नहीं दी ना उधर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है लेकिन ये फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन वगैरह कुछ नहीं दिया है। तो कुछ नहीं दिया तो क्या अज्यूम करने का? 0, लोड नहीं लेने का। बच्चा फालतू में टेंशन लेता, बच्चे को लगता अरे यार कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, कुछ तो हिडन एडजस्टमेंट है। तेरे ही मन में डाउट आ रहा है, उन्होंने तो कुछ बोला भी नहीं। समटाइम्स ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। तो ज्यादा एनालिसिस नहीं करने का, जो दिया है उस पे जो है उसको सॉल्व करने का, ज्यादा दिमाग मत लगा। 2 लाख का आपका एसेट्स है, लायबिलिटी की टोटल कितनी है? 7 लाख से इसको नेट ऑफ करो तो एक्सेस लायबिलिटी कितनी है? 5 लाख रुपीस की। मतलब ये डेबिट बैलेंस ही हो गया, करेक्ट? मतलब इतना पैसा पेएबल ही हो गया। तो ये कौन कंट्रीब्यूट करेगा? एक्स और वाई इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब 2.5 लाख एक्स का स्टेट कंट्रीब्यूट करेगा और वाई कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 2.5 लाख। आर यू अंडरस्टैंड? इतना सिंपल एग्जांपल दिया, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पहले बहुत बड़े बड़े बैलेंस शीट देते थे, उसमें एडजस्टमेंट होती थी, प्रॉफिट को ठीक करो, लेकिन अब वो सारी चीजें नहीं बताई जा रही है बिकॉज आपके पास दूसरी एक्ट भी है पूछने की। सो अब इस चीज का इंपॉर्टेंस थोड़ा आपके सिलेबस से कम हो गया है, तो हमें भी उसको उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना रिक्वायर्ड है। इज इट ओके? ठीक है।
अभी ऊपर चलते, ये तो हमने देखा कि बैलेंस शीट को जीरो कैसे करते, लेकिन जिस दिन आपने डिसोल्यूशन डीड को साइन किया, सब पार्टनर ने मिलकर डिसोल्यूशन को साइन किया, राइट, या फिर कोर्ट ने आके आपका फॉर्म को बंद कर दिया, क्या इस चीज का पब्लिक नोटिस देना जरूरी है क्या? अगर आपने खुद ने बंद किया है तो पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, लेकिन डिसोल्यूशन के टाइम पे भी तो पार्टनर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे। जैसे हमने डिसाइड किया कि चलो फ्रॉम 1 अक्टूबर दैट इज टुमारो वाव वड़ा पाव का दुकान बंद करेंगे, ये हमने आज डिसाइड किया, तो कल से हम दुकान नहीं लगाएंगे, लेकिन दुकान तो अभी भी खड़ी है, वड़ा पाव का मटेरियल तो अभी भी पड़ा हुआ है, हमारे बैंक अकाउंट्स तो अभी भी ओपन है। तो डिसोल्यूशन करने के लिए, ये बैलेंस शीट जीरो करने के लिए कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी ना आपको, फिक्स एसेट को बेचना पड़ेगा, बैंक से जाके कैश को विड्रॉ करना पड़ेगा, फिर पैसे का गट्ठा जमा करके लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा, ये एक्टिविटीज पार्टनर्स को ही करना होगा। मतलब डिसोल्यूशन होने के बाद भी पार्टनर्स को सम एक्टिविटीज करना पड़ता है पूरा डिसोल्यूशन कंप्लीट होने के लिए। डू यू एग्री टू दिस? तो क्या पार्टनर्स के पास वो सारी एक्टिविटी करना अलाउड है क्या लॉ में आफ्टर डिसोल्यूशन? एंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज आवर पार्ट ऑफ डिस्कशन। तो वी विल कम टू दिस पार्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन। उसका एक हिस्सा तो हमने कर लिया सेक्शन 48 जो बोल रहा है कि बैलेंस शीट को जीरो कैसे करते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। सेक्शन 45 क्या बोल रहा है? लाइबिलिटी ऑफ एक्ट्स ऑफ पार्टनर्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन। इमेजिन करो कि मैं पार्टनर हूं आपके फर्म का और हमने कल से फर्म को डिसोल्यूशन कर दिया, लेकिन ये हमने साइन करा, लेकिन हमने पब्लिक को बताया क्या? नहीं। हम हो सकता है कि हमने पब्लिक नोटिस देने की डेट 30 अक्टूबर रखी, दैट इज 1 मंथ फ्रॉम नाउ। सो ड्यूरिंग दिस 1 मंथ जो भी एक्टिविटी फर्म करेगा, पार्टनर करेंगे, उसके लिए पार्टनर लायबल है। वो ऐसा नहीं बोल सकता अरे हमने 1 अक्टूबर को बंद कर दिया, अरे भैया ये तुमने बंद किया, पब्लिक नोटिस दिया क्या? नहीं। तो पब्लिक को कब पता चला? 30 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर में जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसके लिए पार्टनर लायबल होंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? देखो, नॉटविथस्टैंडिंग द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, फर्म डिसॉल्व हो गई है, इस चीज को इज्जत ना देते हुए द पार्टनर कंटिन्यू टू बी लायबल एज सच टू थर्ड पार्टीज फॉर एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम which would have been an act of the firm if done before dissolution until public notice is given of the dissolution। तो public notice जब तक नहीं दोगे तब तक आपका liability continue रहेगा। It doesn't make a difference that whether you have signed the dissolution deed। डिसोल्यूशन डीड तो आपने घर पे बैठ के साइन कर लिया, पार्टनर ने आपस में बैठ के साइन किया, लेकिन जनता को बताया क्या? जनता को कैसे पता चलेगा वाह वड़ा पाव का गाड़ी बंद हो गया है? कैसे पता चलेगा? पब्लिक नोटिस। तो until unless you give the public notice even after dissolution आपकी लायबिलिटी कंटिन्यू है। आपकी लायबिलिटी कैसी है? आप मतलब पार्टनर है। ओके। नोटिस अंडर सब सेक्शन 1 में बी गिवन बाय एनी पार्टनर, कोई भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि जो मेन पार्टनर है वही देगा, कोई और पार्टनर भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी व्हाट अबाउट डेथ ऑफ अ पार्टनर? हमने देखा है कि अनलेस अदरवाइज एग्रीड ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर फर्म गेट्स डिसॉल्व्ड। फर्म गेट्स डिसॉल्व्ड। तो कोई पार्टनर चल बसा, फर्म डिसॉल्व हो गई, बाकी के पार्टनर मिलकर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बिकॉज अब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया था, तो क्या वो ट्रांजैक्शंस के लिए डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉपर्टी लायबल होगा क्या? उसका डिस्कशन यहां पर दिया। लेट अस अंडरस्टैंड। प्रोवाइडेड दैट द एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर हु डाइज और हु इज एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट, दोनों ही केसेस कवर्ड है यहां पे, or of a partner who not having been known to the person dealing with the firm to be a partner retires from the firm is not liable under this section for acts done after the date on which he ceases to be a partner। तो हमको सिंपली याद रखना है, पार्टनर चल बसा, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, ये रीजन की वजह से अगर फर्म डिसॉल्व हो गई, उस केस में वो जो एक्ट पार्टनर्स करते रहेंगे बैलेंस शीट को जीरो करने के लिए जब तक पब्लिक नोटिस ना दे, उस एक्ट के लिए वो डिसीज्ड पार्टनर और वो इंसॉल्वेंट पार्टनर लायबल नहीं है। क्योंकि देखो इंसॉल्वेंट के पास तो वैसे भी पैसा नहीं, और जो बंदा जा चुका है उसकी स्टेट से आपको क्यों एक्स्ट्रा पैसा लेना है, राइट? उसकी स्टेट कौन से डेट तक के लिए लायबल है? जब तक वो पार्टनर था। अब पार्टनर क्या, वो तो दुनिया में भी नहीं रहा, तो उसकी लायबिलिटी वहीं खत्म होगी, आगे उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर पार्टनर्स हु आर अलाइव एंड हु आर क्लोजिंग द फर्म, उनकी लायबिलिटी पब्लिक नोटिस के डेट तक बनी रहेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंस? वेरी गुड।
सो दैट वाज योर सेक्शन नंबर 45। सेक्शन 45 के क्या ऑब्जेक्टिव्स है? पहला, it seeks to protect third parties dealing with the firm who had no notice of the prior dissolution, and second, it also seeks to protect partner of a dissolved firm from liability towards third party। एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया हुआ है, समझते हैं इसको। X and Y who carried on business in a partnership for several years executed on December 1 a deed dissolving the partnership from the date। तो 1 दिसंबर को उन्होंने डिसोल्यूशन का डीड मतलब डीडी फाइल कर दिया, खुद साइन कर, मतलब उस दिन डिसोल्यूशन हो गया, बट फेल टू गिव अ पब्लिक नोटिस ऑफ द डिसोल्यूशन। ऑन December 20 X borrowed in the firm's name a certain sum of money from R who was ignorant of the dissolution। In such a case Y also would be liable for the amount because no public notice was given। क्या सिचुएशन है? X और Y दो पार्टनर है, उन्होंने 1 दिसंबर को डिसोल्यूशन डीड साइन कर दिया, पब्लिक नोटिस दिया क्या? नहीं दिया। 20 तारीख को एक पागल पार्टनर बाहर गया, फर्म के नाम पे लोन लेके आ गया। अब वो उसने ऐसा क्यों किया ये तो वो ही जाने, मुझे नहीं पता, एग्जाम्पल में लिखा, अपन पढ़ रहे। उसने किया, लोन ले लिया फर्म के नाम पे, पब्लिक नोटिस तब तक नहीं दिया था, और जिससे लोन लिया उसको फर्म के डिसोल्यूशन के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। तो क्या इसमें थर्ड पार्टी की गलती है क्या? नहीं। तो ये जो लोन लिया है इसके लिए एक्स और वाई दोनों लायबल है। एक्स और वाई ये नहीं बोल सकते आर को, अरे नहीं, हमारा फर्म तो 1 तारीख को ही डिसॉल्व हो गया था तो हम आपको रिपेमेंट करने के लिए लायबल नहीं है। आर क्या बोलेगा? तुम्हारा डिसोल्यूशन हुआ, मेरे को बताया क्या आपने? मेरे से जब आपने लोन लिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपने कोई पब्लिक नोटिस दिया है क्या? आपने मुझे बताया कि आपकी फर्म डिसॉल्व है? अगर आप बताते तो मैं आपको लोन ही नहीं देता। मैंने आपको लोन इसी भरोसे दिया, मुझे लग रहा है आपकी फर्म चल रही है, तो उसमें आर की कोई गलती नहीं है, तो लायबिलिटी एक्स और वाई पे आएगी। हमारा पॉइंट ये है कि उन्होंने क्योंकि पब्लिक नोटिस नहीं दिया था इसलिए उनकी लायबिलिटी पब्लिक नोटिस के डेट तक कंटिन्यू रहती है। तो पब्लिक नोटिस उन्होंने अभी तक भी कब दिया उस बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो हम अज्यूम क्या करेंगे, जब तक लोन लिया तब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया। सो दैट लोन के लिए एक्स एंड वाई दोनों ही कैसे है? लायबल है। सर इस एग्जाम्पल को ट्विस्ट करते हैं, जो यहाँ पे दिया नहीं वो मैं आपको बता रहा हूं। 1 तारीख को उन्होंने डिसोल्यूशन डीड को साइन किया, उसके बाद लेट अस से फॉर एग्जांपल ऑन 15th of December they gave a public notice in the local newspaper X and Y about that our firm has been closed। फिर जाके X ने कोई लोन उठाया, अब उस लोन के लिए X पर्सनली लायबल है, उसमें Y का कोई भी लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी 15th December को ही खत्म हो गई है। अब X चाहे लोन ले, फर्म के नाम पे ले, किसी और के नाम पे ले, फर्म तो है ही नहीं एग्जिस्टेंस में, क्योंकि पब्लिक नोटिस वो दे चुके, तो X अब पर्सनली लायबल हो जाएगा, Y का कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है? अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस। चलो अब क्या है? However, there are exceptions to the rule stated above example, even where notice of dissolution has not been given। कौन से इस पे लायबिलिटी नहीं आएगी? ये हमने बेटा ऑलरेडी यहाँ प्रोवाइडेड में देखा था। जो पार्टनर चल बसा है उसका प्रॉपर्टी पे लायबिलिटी नहीं आएगी, जो इंसॉल्वेंट हो गया उस पे भी कोई लायबिलिटी आएगी, और एक और कैरेक्टर ऐड हो गया यहाँ पे, डॉर्मेंट पार्टनर, पार्टनर हु वाज नॉट नोन एज अ पार्टनर टू द पर्सन डीलिंग विद द। तो यहां से हमको एक चीज समझ में आती है कि जो डॉर्मेंट पार्टनर है उसकी लायबिलिटी जब डिसोल्यूशन का डीड साइन किया जाता है उसी दिन खत्म हो जाती है। सी अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस क्या है? लॉ क्या करना चाहता है ना, थर्ड पार्टी को बचाना चाहता है। कभी कभी लोग क्या करते, हमने फर्म को बंद कर दिया है, ये बात बाहर वालों को तो पता नहीं है, फिर वो लोग क्या सोचते, चलो बाहर वालों के साथ फ्रॉड करते, फर्म के नाम पे लोन उठाएंगे, पैसा उठाएंगे और फरार हो जाए। जब वो लोग फर्म से पैसा मांगने आएंगे तो फर्म क्या बोलेंगे, अरे फर्म तो है ही नहीं, फर्म तो क्लोज हो गई, तो नुकसान तो थर्ड पार्टी का हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए लॉ ने इसको डिजाइन किया है कि जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं देते और जो भी कुछ आप एक्ट करोगे उसके लिए सारे पार्टनर लायबल है आफ्टर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑल्सो। लेकिन कौन से पार्टनर लायबल नहीं है? बोले जो चल बसा है, जो इंसॉल्वेंट है और जो डॉर्मेंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इज इट ओके विद एवरीवन? सो दैट वाज ऑल विद द सेक्शन नंबर 45 टॉकिंग अबाउट लायबिलिटी आफ्टर डिसोल्यूशन। नाउ वी कम टू सेक्शन नंबर 46, right of partners to have the business wound up after dissolution।
वाउंड अप को ब्रैकेट में लिखो, क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। बेटा आपका क्या नाम है? दर्शन। आपकी बुक किधर है? ऑर्डर करिए। मेरा आपसे रिकमेंडेशन है, जब तक बुक नहीं आती है तब तक आप आईसीआई के वेबसाइट पर जाके पीडीएफ डाउनलोड करो, जेरोक्स वाले को दे दो और प्रिंट आउट लेके क्लास में आओ, क्योंकि रोजाना बेसिस पर कुछ लिखा जा रहा है, उतना नुकसान हो रहा है। ये बाकियों के पास, जिसके पास बुक नहीं उस सबके लिए कॉमन इंस्ट्रक्शन है। और ये पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, क्लास के स्टार्टिंग के दिन से मैं बोल रहा हूँ कि क्या करना है। बुक नहीं आई है इसके भरोसे हमें बैठना नहीं है, करेक्ट है? चलो, राइट ऑफ पार्टनर्स टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन। On the dissolution of a firm, every partner or his representative is entitled, as against all other partners or their representative, to have the property of the firm applied in the payment of debts and liabilities of the firm, and to have the surplus distributed among the partner or their representatives according to their rights। तो क्या बोल रहा है सेक्शन 46 में? कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। सेक्शन 46 बोल रहा है कि जब आपने डिसोल्यूशन डीड को साइन किया उसी दिन बैलेंस शीट जीरो हो गई क्या? नहीं, बैलेंस शीट जीरो होने में टाइम तो लगेगा, बिकॉज एसेट्स बेचना है, बैंक से पैसे लाना है, स्टॉक मार्केट से पैसा वापस लेना है, तो इन चीजों में टाइम लगता है। तो ये सारी चीजें करने का राइट्स पार्टनर के पास है। ऐसा नहीं कि डिसोल्यूशन का डीड साइन कर लिया तो पार्टनर्स के राइट खत्म हो गए। पार्टनर स्टिल हैव द राइट टू क्लोज द बिजनेस, पार्टनर स्टिल हैव द राइट टू क्लोज द बिजनेस, एंड वॉट एवर एक्टिविटी दे विल डू इन दैट एरिया, उसकी लायबिलिटी के बारे में सेक्शन 45 ऑलरेडी बोल रहा है। और सेक्शन 46 क्या बोल रहा है कि लायबिलिटी के बारे में 45 बोलेगा, और आप क्या कर सकते हो, तो आप जो कुछ भी करोगे बिजनेस को बंद करने के लिए वो राइट और अधिकार आपके पास है, ऐसा सेक्शन 46 आपको बोल रहा है। समझ में आ रहा है? सेक्शन 45 टॉकिंग अबाउट लायबिलिटी, सेक्शन 46 टॉकिंग अबाउट राइट्स आफ्टर डिसोल्यूशन। सेक्शन 47 क्या बोलता है? continuing authority of partner for the purpose of winding up. It is an extension of section 46. After the dissolution of a firm, the authority of each partner to bind the firm and the other mutual rights and obligation of the partner continue notwithstanding the dissolution, so far as may be necessary to wind up the affairs of the firm and to complete the transaction begun but unfinished at the time of dissolution, but not otherwise. हमने 1 दिसंबर से वाव वड़ा मतलब 1 अक्टूबर से वाव वड़ा पाव की गाड़ी बंद करी, लेकिन हो सकता है कि उसके पहले हमने कोई ट्रांजैक्शंस को इनिशिएट कर दिया था। जैसे हमने पार्टनरशिप के कोई मशीनरी परचेस करने का आधा पेमेंट किया था, मशीनरी का डिलीवरी आ चुका है, हम फॉर्म बंद कर, लेकिन उस बेचारे का आधा पेमेंट तो बाकी है, तो वो भी कंप्लीट करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज एन अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शन, दैट इज अ अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शन। तो लॉ बोल रहा है डिसोल्यूशन के पहले कुछ ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हो, डिसोल्यूशन बीच में हो गया लेकिन वो ट्रांजैक्शंस कंप्लीट नहीं हुए, तो वो ट्रांजैक्शंस आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, और वो कंप्लीट करने का राइट किसके पास है? पार्टनर्स के पास। किसके पास है? पार्टनर्स के पास है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो ये बोल रहा है आपको 47 इज टॉकिंग अबाउट, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शंस आफ्टर डिसोल्यूशन, जो डिसोल्यूशन के पहले स्टार्ट हो गए लेकिन डिसोल्यूशन बीच में हो गया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, तो सेक्शन 47 बोल रहा है हम पार्टनर को राइट देते हैं कि वो अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शन को फिनिश करे, बिकॉज आपका डिसोल्यूशन हुआ है, इसमें थर्ड पार्टी की क्या गलती है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ऐसा? इमेजिन करो मैंने 2 करोड़ रुपए का मशीन मंगाया, वड़ा पाव मैन्युफैक्चर करने का मशीन मंगाया 2 करोड़ रुपए, मैंने उसको 1.5 करोड़ रुपए का पेमेंट हो गया, 50 लाख का पेमेंट बाकी है, 1 अक्टूबर को हमने फॉर्म बंद कर दिए, अभी भी मेरे को पेमेंट करने में 2 महीना है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अरे सॉरी मेरा फॉर्म बंद हो गया तो मैं 50 लाख रुपए नहीं दूंगा। वो क्या बोलेगा सामने वाला? अरे तुम्हारा फॉर्म बंद हो उसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो मेरा काम किया है ना, तो मेरे को तो मेरे 50 लाख चाहिए ही चाहिए, तो वो 50 लाख पे करना ही पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज सेक्शन 47 टॉकिंग अबाउट, अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शंस को फिनिश करना ही पड़ेगा, और ये राइट किसके पास है? पार्टनर्स के पास है। समझ में आ रहा है? तो इफ यू रीड कंबाइनली सेक्शन 45, 46 एंड 47, आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि पार्टनर के पास क्या राइट है, पार्टनर की क्या लायबिलिटी है, और अनफिनिश्ड के बारे में भी लॉ क्या बोल रहा है। इज इट ओके? सेक्शन 48 तो हमने कंप्लीट किया ये कि आपको बैलेंस शीट को जीरो कैसे करना है, ठीक है। सेक्शन 49 पे चलता है। सेक्शन 49 क्या बोल रहा है? पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स एंड ऑफ सेपरेट डेट्स।
क्या मतलब है सर इसका, देखते हैं। Where there are joint debts due from the firm and also separate debts due from any partner. Joint debts का मतलब या debt का मतलब लोन है, debt का मतलब क्या है, लोन। अब जब हम पार्टनरशिप फर्म के नाम पे लोन लेते हैं तो इट इज लाइक ऑल द पार्टनर हैव जॉइंटली टेकन दैट लोन, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो रीपेमेंट करने की लायबिलिटी एक सिंगल की है कि सबकी जॉइंट लायबिलिटी है, सबकी जॉइंट लायबिलिटी। यहां तक की कहानी क्लियर है। अब जब आपने फर्म को बंद कर दिया तो वो तो आपका प्रॉब्लम है, बैंक का लोन तो रिपेमेंट करना ही पड़ेगा, बाहर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सेक्शन 49 क्या बोल रहा है, सेक्शन 49 बोल रहा है क्योंकि हमने पढ़ा है कि पार्टनरशिप में पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कैसी होती है, अनलिमिटेड। तो अगर पैसा कम पड़ गया या फिर जो बाहर के लोन, पार्टनरशिप फर्म के बाहर के लोन हमें रिपेमेंट करने, एग्जाम्पल के तौर पर हमें बैंक का लोन रिपेमेंट करना है जो पार्टनरशिप ने लोन लिया था, वो बैंक के लोन को रिपेमेंट करने के लिए हम पहले पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स का यूज करेंगे या हम पहले पार्टनर के एसेट्स का यूज करेंगे? क्या होना चाहिए लॉजिकली, पार्टनर के पर्सनल एसेट्स की बात हो रही है, पार्टनरशिप के एसेट्स का पहले यूज करेंगे और यदि पैसा कम पड़ गया फिर पार्टनर्स के एसेट्स को हम हाथ लगाएंगे। वैसा वर्षा भी हो सकता है कि पार्टनर ने पर्सनली कुछ लोन लिया है, पार्टनर को वो लोन रीपे करना है, तो पार्टनर पार्टनरशिप के एसेट्स यूज करेगा या अपनी पर्सनल एसेट्स यूज करेगा? अपनी पर्सनल एसेट्स यूज करेगा। तो इसका क्लियर कट डिस्टिंक्शन लॉ ने यहाँ पे किया है। अब उनके सर ये लिखने की क्या जरूरत है? ये लिखने की जरूरत इसलिए है बिकॉज लॉ ने ही आपको यूनिट नंबर 1 में बताया था कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ ऑफ देम आर वन एंड द सेम। तो इसका फायदा लेकर लोग कुछ भी जोल कर सकते हैं। पार्टनरशिप का लोन रिपेमेंट करने के लिए पार्टनर की पर्सनल एसेट का यूज हो रहा है, गलत है। पार्टनर का पर्सनल लोन रिपे करने के लिए पार्टनरशिप के एसेट का यूज हो रहा है, ये भी गलत है। तो सेक्शन 49 ने क्लियर कट बोला जिसका लोन है पहले उसकी एसेट्स को यूज करो, अगर कम पड़ा तो फिर दूसरी एसेट्स पे आपको जाना है, विच इज वेरी लॉजिकल। तो देखो क्या लिखा हुआ है, the property of the firm shall be applied in the first instance in repayment of the debts of the firm। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है तो वो पहले पार्टनरशिप का लोन रिपेमेंट में यूज होगी। एंड इफ देयर इज एनी सरप्लस then the share of each partner shall be applied to payment of his separate debts or paid to him। हमने देखा है बैलेंस शीट जीरो करके आप पैसा जमा लेते हो, सारा रिपेमेंट कर देते हो, फिर कुछ पैसा बच गया तो पार्टनर्स को दिया जाता है, पैसा नहीं बचा तो फिर नहीं दिया जाए। पॉइंट नंबर 2 देखो, द सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर शैल बी अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ हिज पर्सनल सेपरेट डेट्स। यहां लिखो हिज पर्सनल, एक वर्ड आईसीआई ने नहीं लिखा है वो आप लिख दो, हिज पर्सनल सेपरेट डेट्स एंड सरप्लस इफ एनी इन द रीपेमेंट ऑफ डेट्स ऑफ द। पहले दिन क्लाइंट का सब कुछ गायब मत कर दो, पहले दिन पार्टनर का सब कुछ गायब मत करो। इज इट ओके? समझ में आ रहा है क्या आपको? वेरी गुड। अब नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चंस। नहीं, ये वाला पार्ट बचा है ना, दिस पार्ट इज रिमेनिंग। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, these are two different terms। dissolution of a firm versus dissolution of partnership। firm मतलब partnership firm है and dissolution of partnership मतलब relation among the partner। लिखो relation among the partner, relation among the partners। जैसे देखो अपने घर में भी कोई रिश्तेदार होते हैं, वो सिर्फ नाम के रिश्तेदार है, हमसे उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं बाहर के हमारे जिनका हमारा एक्चुअली कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। होता है कि नहीं होता है? डिफरेंस है कि नहीं? सो दैट इज द सेम डिफरेंस, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब आपको समझाए तो ठीक है, वरना आपको वो देख लो। चलो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए आपको एक एग्जांपल डिस्टिंक्शन दिया हुआ है। कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, अगर फर्म डिसॉल्व हो गया
इट इन्वॉल्व्स द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस इन द पार्टनरशिप। फर्म ही खत्म हो गया है तो बिजनेस भी खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा रिश्ता खत्म हुआ है, बिजनेस तो चालू ही। तो रिश्ता खत्म होना मतलब ही बिजनेस खत्म होना, ऐसा नहीं होता। इट डज नॉट अफेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, इट इन्वॉल्व्स ओनली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, इट इन्वॉल्व्स ओनली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जैसे एक पार्टनर रिटायर हो गया, एक पार्टनर चल बसा, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, वो तो एक पार्टनर के साथ हो ना, बाकी पार्टनर तो अच्छे ही है, तो फर्म तो चल ही रही है, तो बिजनेस पे अफेक्ट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? बिजनेस पे अफेक्ट नहीं हो रहा है। वाइंडिंग अप फर्म के टाइम पे, it involves winding up of the firm and requires realization of assets and settlement of liabilities। realization of assets का क्या मतलब है? वही assets को बेच के पैसा लेना, उसको बोलते हैं realization of assets। winding up of partnership, it involves only reconstitution and requires only revaluation of assets and liabilities of the firm। you understand the basic difference between realization and revaluation? समझ में आता है? रियलाइजेशन मतलब बेच के पैसा ले लिया, रिवैल्यूएशन मतलब मैंने उसकी वैल्यू मेरी बुक्स में चेंज करी। तो जब पार्टनरशिप में कोई डिसोल्यूशन आ रहा है, नॉट इन फॉर्म, रिश्तों में डिसोल्यूशन आ रहा है, तो एसेट्स का रिवैल्यूएशन करने। जैसे इमेजिन करो कि फैमिली है, फैमिली में बंटवारा हो रहा है, लेकिन फैमिली का बिजनेस तो चल ही रहा है, तो क्या करेंगे हम? एसेट्स का वैल्यूएशन करेंगे और उसको आपस में बांट लेंगे, राइट? दैट इज दैट थिंग। फैमिली ही उड़ गई पूरी, फैमिली ही खत्म हो गई, फिर एसेट्स को बेच के ही पैसा लेना पड़ेगा। बात समझते? ऐसा होता नहीं है, पार्टनरशिप में ऐसा होता है। ऑर्डर ऑफ कोर्ट, अ फर्म में बी डिसॉल्व्ड बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। हमने देखा है ऑर्डर ऑफ कोर्ट से भी फर्म को डिसॉल्व कर सकते। कब कब करते हैं? जब पार्टनर इनसेन हो जाता है, जब पार्टनर इनकेपेबल हो जाता है, मैनेजमेंट में कोई डेडलॉक हो गया है, राइट, एंड सो ऑन। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट। दो पार्टनर आपस में कट्टी करके बैठ गए, कोर्ट क्या बोलेगा? ये तुम्हारा पर्सनल मैटर, मैं क्या करूं बीच में? कुछ लीगल करना है तो बोलो, फर्म को डिसॉल्व करना है तो बोलो, पार्टनरशिप को तुमको आपस में तुम्हारे रिश्ते डिसॉल्व करना है, वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, कोर्ट बीच में नहीं आएगा। स्कोप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इट नेसेसरीली इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्म खत्म हो गया तो रिश्ता भी खत्म हो जाएगा, लेकिन रिश्ता खत्म हुआ इसलिए फर्म खत्म होगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अंडरस्टैंड? मैरिज का एग्जांपल ले लो, मैरिज कम्स टू एन एंड, रिश्ता ऑल्सो कम्स टू एन एंड, बिकॉज मैरिज इज हैविंग अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम एज कंपेयर टू द रिलेशन। लेकिन जहां पर मैरिज नहीं, सिर्फ रिलेशन है, रिलेशन खत्म हो गया, मैरिज का क्या लेना देना है? मैरिज तो हुआ ही नहीं था। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, लेकिन अगर आप स्मार्ट इनफ है तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो छोड़ दो, नहीं समझ आता तो नहीं सर शादी करके देखते। अरे पागल, इतना इमोशनल मत हो, इतना प्रैक्टिकल नहीं करने का। फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स, it involves final closure of books of the firm in case of dissolution of the firm। dissolution of partnership, it does not involve final closure of books of the firm because the business is still running। लिखो because business is still running, because business is still running। इज इट ओके विद एवरीवन? पक्का समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? दैट्स इट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। दैट इज द एंड ऑफ योर यूनिट नंबर 3 एंड दैट इज द एंड ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। अभी क्या करना है? नाउ यू विल टेक, नहीं रुको, नाउ यू विल टेक 5 to 10 minutes, रिवाइज यूनिट नंबर 1, वी विल सॉल्व क्वेश्चन ऑफ यूनिट नंबर 1, फिर यूनिट 2 करेंगे, फिर यूनिट 3 करेंगे, पूरे क्वेश्चन को यही सॉल्व कर लेंगे, सो दैट पार्टनरशिप का एरिया हमारा खत्म हो जाए। तो स्टार्ट रिवाइजिंग, रिवीजन का टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज कर लो। यूनिट नंबर 1 रिवाइज करो।
So now let us come back. We'll go to unit 1. क्वेश्चंस पर चलते यूनिट 1 के। समरी नोट्स ऐसे ने आपको बनाकर दिए, मैंने आपको बताया कि इसे फटाफट फटाफट आप रिवाइज कर सकते हो, राइट। एमसीक्यू आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, सो वी विल फोकस ऑन केस स्टडीज एंड थियोरेटिकल क्वेश्चंस। So let us go to the question number 1. This question दिख रहा है सबको? Is it visible to everyone? और अपने से ईमानदारी रखना, आपकी बुक्स में भले आंसर दिया हो लेकिन थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर लगाना, तो आपको आइडिया आएगा कि क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। मिस्टर एक्स यू एंड मिस्टर वाई यू आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। मिस्टर एक्स यू इंट्रोड्यूस्ड एम यू एन एम्प्लॉई एज हिज पार्टनर टू जेड यू। MU remained silent. ZU, a trader believing MU as a partner, supplied 50 laptops to the firm on credit. After expiry of the credit period, ZU did not get amount of laptop sold to the partnership firm. ZU filed a suit against XU and MU for the recovery of the price. Does MU is liable for such purpose? क्या रीजन है? वेरी गुड, इट इज द एग्जांपल ऑफ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। हमने क्या देखा है लॉ में कि जब भी कोई पार्टनर बनने का तरीका एक होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। मतलब जब एमयू को पार्टनर इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तभी एमयू ने मना कर देना था, एमयू ने कुछ नहीं बोला, मतलब एमयू को भी एक्सेप्टेड था, और उसके भरोसे कोई थर्ड पर्सन ने 50 लैपटॉप दे दिया क्लाइंट को, मतलब पार्टनरशिप फर्म को। तो अब वो पार्टनर जो एक्चुअली पार्टनर नहीं है लेकिन ही विल बी काउंटेड एज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एंड हेंस he will be liable. Very straightforward question. करेक्ट है। अब इसमें आप आंसर कैसे करोगे? स्टेट कर दोगे क्या? नहीं, मैंने आपको सिखाया है। फर्स्ट यू विल राइट प्रोविजंस, देन यू विल राइट फैक्ट्स एंड देन यू विल राइट कंक्लूजन। वेरी गुड। Miss Lucy, while drafting a partnership deed, taken care of few important points. Okay, what are those points? She want to know the list of information which should be a part of partnership deed drafted by her. Also give list of info to be included in the partnership deed. करो इनकी हेल्प। क्या क्या आना चाहिए पार्टनरशिप डीड में? तो एक्चुअली इट इज अ क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम यूनिट नंबर 3। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आना चाहिए? नेम ऑफ द पार्टनर, नेचर ऑफ बिजनेस, करेक्ट है, पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूशन कहाँ है, एड्रेस किधर है, सारी कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपका पार्टनर डेट रिटायरमेंट के बारे में क्या क्या करना है, पार्टनर रेम्यूनरेशन के बारे में आपको जानकारी देनी है, करेक्ट है। लेकिन ये तो बेसिक जानकारी है, लेकिन पार्टनरशिप को ड्राफ्ट करते वक्त आपको किस बातों का ध्यान देना है, ये बड़ा अलग सा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आंसर के साथ हमको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने मिलेगा। सो लेट अस डाइव डाउन टू द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है? मिस लूसी व्हाइल ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप डीड मस्ट टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपने जो आंसर दिया वो ये है, नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ऑल पार्टनर, ड्यूरेशन, प्रॉफिट शेयरिंग, ये सब चीज। लेकिन उसको ड्राफ्ट करते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में जानकारी यहाँ दी। फर्स्ट, no particular formalities are required for an agreement of partnership। इसका ही मतलब है पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एग्रीमेंट बनाना है, साइन करना है और डीड बन जाता है। उसके लिए कहीं पर ऐसा कुछ खास तरीके का रजिस्ट्रेशन, कुछ लाइसेंस, ऐसा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पार्टनरशिप डीड मे बी इन राइटिंग और फॉर्म्ड verbally। The document in writing containing the various terms and conditions as to the relationship of the partners to each other is called partnership। Simple। मैंने आपको बताया कि आपको इसको नोटराइज करवाना पड़ता है, इसको स्टैंपिंग करानी पड़ती है एडवोकेट क्या। Partnership deed should be drafted with care and be stamped according to the provision of the Stamp Act 1899। ब्रैकेट में लिखो notarized by an advocate। यहां पर आप लिखोगे notarized by an
advocate, notarized by an advocate. Next, if partnership comprises of immovable property, the instrument of partnership must be in writing, stamped and registered under the Registration Act. सर लेकिन ये ऑप्शनल है, मतलब पार्टनरशिप डीड में इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर पहले दिन से तो ये रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं है, जो नॉर्मली नहीं होता है, तो आप नहीं कराओ तो भी चलेगा। इज इट ओके? और बाकी का जो आंसर है वो तो आपने दिया ही है कि क्या क्या उसमें आना चाहिए, तो ये थोड़ा सा अलग फ्लेवर का आंसर इसलिए आपको बता दिया। इज इट ओके? इसलिए चैप्टर के नीचे के क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। कभी कभी ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जहां पे आईसीआई ऐसी एक्स्ट्रा जानकारी देता है जो नॉर्मली मॉड्यूल में उन्होंने ऊपर नहीं दिया है, तो you have to cover each and everything. Let us come to question number 3. State giving reasons whether the following are partnerships as per provisions under the Indian Partnership Act 1932. क्या है निम्नलिखित जो situations है, निम्न क्या क्या हिंदी बोल रहा हूं मैं, ज्यादा हिंदी बोल दिया। नीचे जो सिचुएशन दी हुई है, क्या ये पार्टनरशिप है एज पर द एक्ट? फर्स्ट, XYZ agree to divide the profits equally, but the loss, if any, is to be borne by X alone. Is it a case of partnership? क्यों? बेसिक कंडीशन क्या है पार्टनरशिप की? 3 चीजें, एक है आपका एग्रीमेंट, दूसरा है प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस, और तीसरा है म्यूचुअल एजेंसी। इधर उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में बोला है, लॉस को लेकर कहीं कुछ बात हो रही, क्या ऐसा होना ही चाहिए? नहीं, हमने वो भी देखा है पार्टनर्स फॉर प्रॉफिट्स ओनली भी होता है, वो लॉस में शेयर नहीं करेगा, तो इट इज अ वैलिड पार्टनरशिप, इट इज अ वैलिड पार्टनरशिप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड, एक्स अ पब्लिशर एग्रीज टू पब्लिश अ बुक at his own expense written by Y and to pay Y half of the net profit. Does this create a relationship of partnership between X and Y? पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा, can paper dealer that is third party make Y liable for the paper supplied to X? पहले हमें देखना है क्या X और Y पार्टनर्स है क्या? सिचुएशन क्या है? X कोई तो बुक पब्लिश करने वाला बंदा है, Y एक ऑथर है, बुक राइटर है, Y ने कुछ तो बुक लिखा हुआ है और X क्या कर रहा है, उसकी बुक को पब्लिश कर रहा है, और X ने Y को क्या बोला, मैं जितना प्रॉफिट बनाऊंगा उसमें से आधा % या 50% क्या बोला उधर, हाँ, हाफ ऑफ द नेट प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट आई विल पे यू। क्या ये पार्टनरशिप है क्या? अब लोग सर प्रॉफिट शेयरिंग है ना, अरे फिर म्यूचुअल एजेंसी किधर गया, एग्रीमेंट किधर है, उसके बारे में कुछ दिया ही नहीं है। सो ओनली प्रॉफिट शेयरिंग कैन नॉट बी द बेस, ओनली प्रॉफिट शेयरिंग कैन नॉट बी द बेस। और अगर वो पार्टनरशिप नहीं है तो फिर नीचे का भी आंसर नो ही आएगा। पेपर किसने किसको सप्लाई किया? थर्ड पार्टी ने एक्स को सप्लाई किया, तो लायबिलिटी एक्स की आएगी, वाई का क्या लेना देना है, वाई तो पार्टनर ही नहीं है जब पार्टनरशिप ही नहीं है, तो लायबिलिटी किसकी आएगी? एक्स की आएगी। समझ में आ रहा है? इज इट ओके? क्लैरिटी आ रही है? सिंपल सिंपल क्वेश्चन। A and B purchase a tea shop and incur additional expenses for purchasing utensils etc. कोई चाय टपरी वगैरह ले लिया होगा उन्होंने, परचेस किया होगा, each contributing half of the total expense, खर्चा भी आधा आधा कर लिया। The shop is leased out, भाड़े पे दिया है, on a daily rent which is divided between both, जो भी भाड़ा आता है दोनों पार्टनर, मतलब दोनों लोग ना पार्टनर आपस में रख लेते हैं। Does this arrangement constitute a partnership between A and B? याद आ रहा है कि हर्षल और हर्ष दोनों का फ्लैट है जय हिंद कॉलेज के सामने, मैं वहां का टेनेंट हूं, मैं इनको रेंट पे करता हूं, वो रेंट आधा आधा डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा था उस केस में, सिर्फ रेंट को आधा आधा डिवाइड कर लेने से पार्टनरशिप नहीं होता है। पार्टनरशिप करने के लिए बिजनेस एक्टिविटी का होना जरूरी है। आपने यहाँ पर क्या बिजनेस एक्टिविटी किया है? आपने तो सिर्फ जगह बना के किसी को रेंट पे दिया है, बिजनेस तो वो बंदा कर रहा है, आप क्या कर रहे हो? आप तो सिर्फ रेंट इनकम अर्न कर रहे हो, तो यू आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस एक्टिविटी, एंड दैट्स व्हाई दिस डजंट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप, दिस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप। तो ये हमने ऑलरेडी क्लास में एग्जाम्पल लिया था, याद आ रहा है? तो पॉइंट चैप्टर नंबर 1 पे कुछ ऐसे वैरायटी के क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं। Now again you have 5 to 10 minutes. Now you revise unit number 2. Unit number 2 थोड़ा सा लंबा है, टेक 15 minutes, थोड़ा सा बहुत बड़ा है, उसमें इम्प्लाइड अथॉरिटी वगैरह का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, तो डू दैट।
या एक्सपल्शन। चलो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, वेर एनी मेंबर ऑफ अ फर्म हैज डाइड और अदरवाइज सीज टू बी अ पार्टनर and the surviving or continuing partners carry on the business of the firm with the property of the firm without any final settlement of account has between them and the outgoing partner or his estate, then मतलब पार्टनर मर गया या कुछ रीजंस की वजह से फर्म छोड़ के चला गया, इंसॉल्वेंट हो गया, रिटायरमेंट ले लिया, कुछ भी हो गया, अभी तक अकाउंट्स का फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ है और फर्म का बिजनेस कंटिन्यूड है, मतलब फर्म प्रॉफिट्स भी अर्न कर रही है, तो उस पार्टनर को क्या प्रॉफिट मिलेंगे, या अगर वो डिसीज पार्टनर है तो उसके इस्टेट को क्या वो प्रॉफिट मिलेगा क्या, क्योंकि अभी तक अकाउंट्स का सेटलमेंट नहीं हुआ है। क्या बोल रहे, देन इन एन एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी अनलेस अदरवाइज एग्रीड द आउटगोइंग पार्टनर और हिज इस्टेट, जब हिज इस्टेट बोला जा रहा है मतलब पार्टनर दुनिया से चल बसा है, उसकी प्रॉपर्टी या वो जो जिंदा पार्टनर बाहर गया है वो is entitled at the option of himself or his representative to such share of profits made since he ceased to be a partner as may be attributable to the use of his share of property of the firm, और यहां से हाईलाइट करो, to interest at the rate of 6% per annum on the amount of his share in the property of the firm। ये नया पॉइंट है जो हमारा I guess when we were learning this area, it just skipped my mind कि आपको ये हाईलाइट करके बताना चाहिए। क्या बोला हुआ है कि भाई जब पार्टनर बाहर चला गया, उसका अकाउंट सेटलमेंट नहीं हुआ, जब तक अकाउंट सेटलमेंट नहीं हो रहा है तब तक पार्टनर को प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, बिकॉज अकाउंट सेटलमेंट नहीं हुआ, या तो उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाएगा या फिर पार्टनरशिप के प्रॉपर्टी में जितना उसका शेयर है उस वैल्यू पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करो, हाईलाइट करो। ये हमारा डिस्कशन करने का रह गया था। प्रोवाइडेड दैट whereby contract between the partner an option is given to the surviving or the continuing partner to purchase the interest of a deceased or outgoing partner। अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, वो बाहर जाने वाले पार्टनर का इंटरेस्ट परचेस कर लेते हैं, फिर उस केस में आपको प्रॉफिट देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने ऑलरेडी उसको उसका इंटरेस्ट अपने पास ले लिया है। जैसे हमने देखा था ना, एक पार्टनर अपना इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो आउटगोइंग पार्टनर का इंटरेस्ट परचेस भी तो कर सकते हैं, दैट कैन ऑलवेज बी देयर। तो अगर वो आपने परचेस कर लिया है तो आपको उसको प्रॉफिट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन नॉर्मल केस में जब तक अकाउंट्स सेटलमेंट नहीं होता तब तक अगर धंधा चलेगा तो जितना भी प्रॉफिट होगा उसका जो उसका शेयर है वो आउटगोइंग पार्टनर का उसको देना पड़ेगा, या फिर वो 6% का इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। कौन से अमाउंट पे, पार्टनरशिप की जो प्रॉपर्टी है उसमें उसका कितना हिस्सा है उस हिस्से पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6%। इसमें क्लैरिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनी डाउट इन दिस? ओके, ये एक ही पॉइंट रह गया था, एंड अदर एवरीथिंग वी हैड कवर्ड। सो नाउ लेट अस जंप टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पे आते हैं। सारे बच्चे अपने होशो आवाज में हैं। कोई बच्चा यहाँ पे से फिजिकली बैठा, उसकी रूह कहीं और निकल गई, ऐसा तो नहीं हो गया? नहीं ना, चलो आ जाओ। State the modes by which a partner may transfer his interest in the firm in favor of another person under the Partnership Act 1932. What are the rights of such a transfer? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। पार्टनर अपना इंटरेस्ट किसी थर्ड पर्सन को पास ऑन कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, ये आपको करना होगा। फिर वो जो बंदा ट्रांसफर ही है, आपने उसका ऐसा टाइटल पढ़ा है नोट्स में, राइट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है। वहां पे क्या देखा है हमने, वो क्या नहीं कर सकता? He cannot interfere in the business. He cannot inspect the books of accounts. He cannot take copies of the books of accounts. उसका क्या राइट है? To have the share of profits. जितना प्रॉफिट्स मेन पार्टनर को मिल रहा था उतना वो ट्रांसफर को मिलेगा, एंड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन उस समय उसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए, ये उसके राइट्स है। तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थियरी बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन के हमें बचपन से आते थे कि जो दिया है वो सीधा सीधा क्वेश्चन में आते। इज इट ओके? सेकेंड वन, whether a minor may be admitted in the business of a partnership firm, explain the rights of a minor in partnership firm। क्या उसको माइनर पार्टनर बना सकते हैं क्या हम? नहीं।
लेकिन बेनिफिट के लिए ले सकते हैं क्या? हाँ। तो माइनर के क्या क्या राइट्स है? राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स, राइट टू हैव कॉपीज ऑफ द बुक्स। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन अगर नहीं दिया तो केस फाइल कर सकता है, माइनर कर सकता है। ये उसके क्या है? राइट्स है, ये उसके राइट्स है। नाउ वी कम टू अ केस स्टडी। यहां तक की कहानी वेरी क्लियर है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट क्वेश्चन है। Messrs XYZ and Associates, a partnership firm with XYZ as a senior partner, were engaged in the business of carpet manufacturing and exporting to foreign countries. बिजनेस की जानकारी दी आपको कि वो क्या कर रहे हैं। On 25th August 2018, they inducted Mr. G, an expert in the field of carpet manufacturing, as their partner. मतलब 2018 में जी नया पार्टनर ज्वाइन हो गया। इंडक्टेड का मतलब होता है एडमिटेड, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, दैट इज कॉल्ड इंडक्टेड। ऑन 10th January 2020, विच इज आफ्टर 2018, ऑफ कोर्स ना 2018 के बाद ही आएगा 2020। क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? फिर तो फटाफट कूद जाओ बाहर। मिस्टर जी वॉज ब्लेम्ड फॉर अनऑथोराइज एक्टिविटीज एंड thus expelled from the partnership by united approval of the rest of the partner। मतलब पार्टनर एक्सपल्शन का केस है। क्या पूछा हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जामाइन वेदर एक्शन बाय द पार्टनर्स वाज जस्टिफाइड और नॉट। एंड सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड हैव द फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड प्रायर एक्सपेलिंग अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म बाय अदर पार्टनर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दैट। फॉरगेट अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, लेट अस फर्स्ट कंसंट्रेट ऑन फर्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर जी को बाहर निकाल दिया, क्या ये वैलिड था? सोच समझ के 2 मिनट एनालाइज करके आंसर कर। मस्त दोस्तों के साथ डिस्कस करना, आपका क्लैरिटी बढ़ेगा कॉन्सेप्ट में। हिमांशु और जीत आपस में इकट्ठी करके तो नहीं बैठे हुए, आपस में बात कर सकते हैं, डिस्कस करो। अब जब मैंने बोला हिमांशु और जीत आपस में डिस्कस करो, हिमांशु जीत को पूछे तूने खाना खाया? मैंने नहीं खाया। जीत बोले तेरी तबीयत ठीक है? अरे क्या कर रहे हो भैया, क्वेश्चन डिस्कस करो। क्या लग रहा है? Anybody who wants to answer, raise your hand and answer. Let others also listen. हम सी अंडरस्टैंड, मेरा इंटेंशन क्या है एक्टिविटी कराने का? आपका ब्रेन डेवलपमेंट होना चाहिए। हाउ टू आंसर द क्वेश्चन, हाउ टू फेस आउट ऑफ सिचुएशन, कैसे आपको आंसर करना है। एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर तो सिंपल है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे आंसर करना है वो हमें सीखना है। एनीबडी वुड लाइक टू आंसर? यू वुड लाइक टू आंसर? हाँ बोल। यहाँ पे तो लिखा है एवरीवन हैज डन है, यूनानिमस हो गया। तो ये इसका जो एक्सपल्शन है वो वैलिड है कि इनवैलिड है? वैलिड है। ओके, एक थर्ड कंडीशन भी था, वो क्या था? एग्रीमेंट में पावर होना चाहिए। तो सर उसके बारे में कहीं लिखा नहीं है, तो अज्यूम्ड है कि होगा, अज्यूम है कि होगा। अंडरस्टैंड? आपको इसलिए क्वेश्चंस कराते बिकॉज समटाइम्स यू हैव टू टेक सर्टेन थिंग्स इनटू अजम्पशंस। कुछ भी नहीं दिया है तो क्या अज्यूम करने का पावर है? नहीं दिया रहता है तो लिखते बोलो। समझ में आ रहा है? अच्छा, टेस्ट ऑफ गुड फेथ क्या होता है? इट शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। उसको नोटिस देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे इसमें कि जी का एक्सपल्शन वैलिड है लॉ की नजर में बिकॉज
उसके अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी का क्लेम आया था एंड इट वाज इन द गुड फेथ ऑफ पार्टनरशिप टू एक्सपेल हिम. A notice must have been given to G and he must also be given an opportunity of being heard. ये अपने तरफ से लिख देना, ये अपने तरफ से लिख देना, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कौन से फैक्टर्स को ध्यान रखना है पार्टनर्स को एक्सपेल करने के पहले. तो बेसिक 3 कंडीशन है. फर्स्ट, पावर मस्ट बी देयर टू द पार्टनर्स फ्रॉम द पार्टनरशिप डीड. एक्सपेल्शन बी डन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर. एंड थर्ड, इट मस्ट बी विथ अ गुड फेथ. टेस्ट ऑफ गुड फेथ की भी 3 पॉइंट लिख लो. इस तरीके से कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा. इज इट ओके विद एवरीवन? हैज एनीबॉडी हैज एनी अदर डाउट? कोई बच्चा कुछ और अगर सोच रहा था तो बता दो. राइट, चलो लेट अस गो फॉरवर्ड. Question 4. ABC are partner in a firm. As per terms of partnership deed, A is entitled to 20% of the partnership property and profits. A retires from the firm and dies after 15 days. Oh. B and C continue business of the firm without settling accounts. Explain the right of A's legal representative, A's legal heir, against the firm under the Indian Partnership Act 1932. Take 2-3 minutes, try to analyze. टाइम अप सर, टाइम अप. क्या लग रहा है? ए तो चल बसा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, क्या है उसके राइट्स फर्म के अगेंस्ट. अब भी हमने पढ़ा था क्या करेगा, एक तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% या फिर प्रॉफिट भी मिल सकता है, या फिर क्या मिल सकता है, प्रॉफिट भी मिल सकता है. सिंपल आंसर वही है. चलो नेक्स्ट. मास्टर एक्स was introduced to the benefits of partnership of Messrs ABC and Company with the consent of all partners. After attaining majority, more than 6 months elapsed and he failed to give a public notice as to whether he elected to become or not to become a partner in the firm. अब सर यहाँ पे ऐसा कहाँ लिखा है कि X एक माइनर है? जब आप अडल्ट हो जाते हो तो आपको मिस्टर या मिस लगाया जाता है. जब आपकी मैरिज हो जाती है तो वो एब्रिविएशन या जो प्रीफिक्स वो बदला जाता है. जब आप माइनर होते हैं तो आपका प्रीफिक्स हमेशा मास्टर ही लगाया जाता है. अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो अपनी मेडिकल हिस्ट्री उठा के देखना. जब आप छोटे थे तब डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया होगा तो डॉक्टर की चिट्ठी पे आपके नाम के आगे मास्टर ही लिखा होगा. अब ये जनरल नॉलेज की बात है, ये कोई सिखाएगा नहीं आपको. तो यहाँ पे कहीं लिखा नहीं कि एक्स माइनर है, लेकिन कैसे समझोगे एक्स माइनर है? पहला इंडिकेशन है कि मास्टर लिखा हुआ है, दूसरा है कि मेजोरिटी के बारे में बात करिए. ठीक है. लेटर ऑन मिस्टर एल, अब ये मिस्टर है मतलब ये तो अडल्ट ही है. A supply of material to Messrs ABC and Company filed a suit against Messrs ABC and Company for recovery of the debt due. In light of the provisions of the act, explain 2 things. First, question number 1 पे concentrate करते पहले. To what extent X, बच्चा,
will be liable if he fail to give public notice after attaining majority. ये फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड है, कैन मिस्टर एल रिकवर इज डेट फ्रॉम एक्स? सोच समझ के जवाब दो. पहले एक जवाब दो फिर दूसरा जवाब. एक्स बच्चा है, बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद उसने पार्टनर बनना नहीं बनना डिसाइड नहीं कर पाया, ना ही कोई पब्लिक नोटिस दिया, ये सिचुएशन. फिर एल कोई तो फर्म का क्रेडिटर है, वही लिखा हुआ है, जो माल सप्लाई करता है फर्म को, उसका पैसा फर्म ने नहीं दिया, मतलब उसका पैसा आउटस्टैंडिंग है. अब आपको ये सिचुएशन है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है. टाइम अप सर, टाइम अप. कौन आंसर करेगा? आई वॉन्ट सम न्यू पीपल टू आंसर. दर्शन कुछ बोलना है आपको? दर्शन कितना शर्मा गया, रिश्ते की बात हो रही है. क्या लग रहा है दर्शन? अरे रुको, बच्चा आंसर कर रहा है. क्या हंसो मत है, बच्चा आंसर कर रहा है. हाँ दर्शन में सुन रहा हूं. प्लीज अदर्स डू नॉट टॉक. जब कोई बच्चा आंसर दे रहा है तो आपको इज्जत देना है. हाँ नहीं, फर्स्ट केस का आंसर क्या दिया? नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो क्या पूछा है, उसकी लायबिलिटी के बारे में पूछा बेटा, तो चूज का तो सवाल ही नहीं आ रहा है यहाँ पे. तो अगर उसने चूज नहीं किया तो अपन क्या अज्यूम करते? तो फिर क्या लायबिलिटी आएगी उसकी? हाँ कितना लायबल है? ऑलमोस्ट. ये क्या जवाब? ऑलमोस्ट. थोड़ा रह गया, बाकी तो है ही लायबल. मतलब इतू सा रह गया, बाकी तो लायबल नहीं है. ऑलमोस्ट. प्रॉपर वर्ड है अनलिमिटेड लायबिलिटी. प्रॉपर वर्ड क्या है? जैसे बाकी पार्टनर लायबल है, ये भी पार्टनर बन गए तो इसकी लायबिलिटी आएगी. नाउ बेस्ड ऑन दिस assumption, बेस्ड ऑन दिस आंसर, व्हाट इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2? क्या बेटा आपका क्या नाम है, जो पीछे देख रहे हैं हिमांशु के पास? रुपेश. रुपेश क्या बेटा, क्या लग रहा है सेकंड क्या आंसर है? क्या ले सकता? हाँ तो पूरा बोलना पड़ेगा ना आपको. कैन मिस्टर एल एल रिकवर हिज डेट फ्रॉम एक्स? क्या मिस्टर एल जो है वो एक्स से पैसा मांग सकता है? क्यों मांग सकता है? क्रेडिटर किसी भी पार्टनर से पैसा मांग सकता है, क्योंकि एक्स पार्टनर है तो वो भी लायबल है, तो एक्स से वो पैसा मांग सकता है. ठीक है, इज इट ओके विद एवरीवन? चलो. अरे यार क्या पता नहीं आप क्या सोच लेते हो. चलो सिक्स सवाल पे आते हैं. लॉ में क्या है, आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना जरूरी. ठीक है. मिस्टर ए ट्रांसफरर transfer his share in a partnership firm to Mr. B, the transferee. Mr. B is not entitled for few rights and privilege as Mr. A, the transferor, is entitled thereof. Therefore, discuss in brief the points for which Mr. B is not entitled during the continuance of partnership.
पार्टनर्स इंटरेस्ट वाला सिंपल सिंपल सवाल है, राइट। जब पार्टनर इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देता और पार्टनर कंटिन्यूड है तो क्या क्या वो नहीं कर सकता, बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, बुक्स का इंस्पेक्शन नहीं कर सकता, बुक्स की कॉपीज वगैरह नहीं ले सकता, और क्या क्या उसको अलाउड है, प्रॉफिट्स को वो ले सकता। दैट्स इट, इतना, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है उस पर। दैट्स इट, दैट वाज योर यूनिट नंबर 2। ठीक है, रुको, एक और कुछ बढ़िया सा सवाल है, एक मॉडल टेस्ट पेपर से ये क्वेश्चन है, आईसीआई का मॉडल टेस्ट पेपर है, उस पे ये सवाल है। रीड क्वेश्चन नंबर 3, ये आईसीआई के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप पे। सुमन हैविंग 10% शेयर, क्या हो गया भाई, सुमन हैविंग 10% शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ 200 lakhs ऑफ अ फर्म। 200 लाख मतलब आपको समझ में आ रहा कैलकुलेशन कितना है, ऑफ अ फर्म रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन 31st of March 2023। एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान करना। The firm continues with the business thereafter without final settlement of accounts between the existing and the retired partners and earned profits of rupees 10 lakh during the financial year ending 31st of March 2024। ठीक है, Suman in her own interest and in the absence of any provision in the partnership firm on this point claimed 3 lakh from the firm towards the use of her share in the property and profit of the firm, which was rejected by partners. There is no contract between the partner contrary to the provision of the act in this regard. Examine the validity of the amount claimed by Suman under the provisions of the Indian Partnership Act. ध्यान देके पढ़ना, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करता हूं so that in one piece you will able to understand the question। ऐसे ऐसे भविष्य का ऐसे ऐसे कर रही है सर, ऐसे ऐसे। इज इट ओके? ज्यादा नहीं, 2 मार्क के लिए ये दिमाग 100 मार्क का खर्च होना है, मिलेगी 2 ही मार्क। आई होप आपने कैलकुलेट तो कर ही लिया होगा। सो कौन आंसर बोलेगा? आई वॉन्ट न्यू पीपल टू आंसर। बेटा आपका क्या नाम है? मानसी। मानसी क्या लग रहा है, क्या होगा इधर? सुमन हैज रिटायर्ड फ्रॉम द, ठीक है, यहां तक की कहानी निकली। उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है?
10% इन द शेयर ऑफ 200 लाख, जो उसका एक जानकारी हमको दी है, उसका अकाउंट सेटलमेंट हुआ है क्या? नहीं हुआ, ठीक है। और फिर क्या हुआ, 31 मार्च तक अकाउंट सेटल नहीं हुआ, उस साल में पार्टनरशिप फॉर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया? 10 लाख रुपया। तो क्या होना चाहिए? और सुमन ने मांगे 3 लाख रुपए। करेक्ट है। हाँ मिलना चाहिए ना, लेकिन अमाउंट कितना? रीड करो, रीड करो, तब तक आपकी फ्रेंड आपको हेल्प करे। आपका क्या नाम है बेटा? एक बार जोर से। कुणाली। क्या लग रहा है बेटा आपको, क्या होना चाहिए इसमें? कैसे क्या आपने कैलकुलेट किया? ठीक है, ठीक है, वो कितना आ गया? 20 लाख। ठीक है, दैट इज 1,20,000। अच्छा, देन व्हाट अबाउट प्रॉफिट्स? 10 लाख का प्रॉफिट है, उसमें इसका शेयर कितना है? 10 लाख का 10% कितना है? 1 लाख। तो या तो उसको 1 लाख का प्रॉफिट दे दो, या उसको 1,20,000 का इंटरेस्ट दे दो, लेकिन ये दोनों ही अमाउंट 3 लाख से कम है। तो हम बोलेंगे कि सुमन का जो क्लेम है वो तो गलत है, और इसमें से उसे कोई एक मिलना चाहिए। अब कितना मिलना चाहिए वो हमें नहीं पता, बिकॉज लॉ में लिखा हुआ है वर्ड और, या तो प्रॉफिट मिलेगा या 6% ऑफ उसका शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो आपको दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। 200 लाख रुपीस की क्या है? फर्म की प्रॉपर्टी, उसमें सुमन का शेयर कितना है? 10%। 200 लाख का 10% इज 20 लाख। अपने को आ जाएगा, कैलकुलेट कर दे। उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, 6% से कितना आ रहा है? 1,20,000। तो इंटरेस्ट आया 120। उसके बाद प्रॉफिट बोले तो प्रॉफिट कितना है फर्म का? 10 लाख रुपीज। उसमें से सुमन का शेयर कितना होगा? 10%। 10 लाख का 10% इज 1 लाख। सो या तो इंटरेस्ट ले लेगी वो 1,20,000 का, या उसको प्रॉफिट मिलेगा 1 लाख का, लेकिन उसको 3 लाख तो नहीं मिलेगा। करेक्ट, ऐसा आंसर आपको करना है। समझ में आ रहा है? तो देखो, प्रोविजन बड़ी सिंपल है, लेकिन कई बार कैलकुलेशन के फॉर्म में एग्जाम में, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, और इसके आपको कितना मिल रहा है? सिर्फ 2 मार्क। तो ऐसे ऐसा नाइंसाफी करता है। बच्चे को लग रहा है कि अरे मैंने तो क्या पढ़ाई की, क्या क्वेश्चन सॉल्व करके आए हो, लेकिन कितना मिल रहा है तेरे को? 2 मार्क। चलो, नाउ व्हाट यू डू इज यू फटाफट रिवाइज इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स यूनिट नंबर 3, एंड देन जो 5 मिनट बचेंगे उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिवाइज यूनिट 3 जल्दी जल्दी।